लॉन्चर वॉन्चर थे, ये सारी चीज़ें थी। तो ये टारगेट किलिंग के लिए नहीं खरीदे, ये इसलिए खरीदे गए थे फौज से लड़ने के लिए। मुस्तफा कमाल के हमलों से 14 साल की खामोशी टूट गई। गवर्नर सिंध ने पहली बार बड़ी बड़ी बंद पटारियां खोली। सनसनीखेज इंकशाफात से सियासी तूफान। कहा अजीजाबाद से मिलने वाला असलहा छुरी कांटा नहीं थे, बल्कि फौज से लड़ने के लिए जखीरा किया गया। खरीदारों तक पहुंचने का दावा। साने बल्दिया टाउन और 12 मई के मुलजिमों को चौराहों पर लटकाने का ऐलान। हकीम सईद के कातलों तक पहुंचने की खबर भी दे दी। ज़हनी पस्ती का शिकार बाइपोलर शख्स समझता हूँ। इसको इशरतुल इबाद नहीं, इसको रिश्वतुल इबाद कहते हैं। इंतहाई घटिया, इंतहाई कमजोर शख्स समझता हूँ। इसका नाम फिलहाल जो है वो इस PCL में डाला जाना चाहिए। सियासी जंग। गवर्नर सिंध ने लफ्जी गोला बारूद मुस्तफा कमाल के कैंपों पर बरसा दिया। चेयरमैन PSL को सियासतदान की बजाय ठेकेदार करार देते हुए अगले पिछले हिसाब सब चुकता किए। बोले ड्रामे बहुत देख लिए, अब कोई सियासी धूल में नहीं छुप सकता। पोश इलाके में सियासी दुकान खोलने वालों के घरों से भी मुजरिमों को पकड़े। पाक सरजमीन पार्टी के मोर्चों से भी ताबड़तोड़ हमले। गवर्नर सिंध को रिश्वतुल इबाद का नाम देते हुए शहरी इलाकों की बर्बादी और तालीमी बोर्ड्स की तबाही उनके खाते में डाल दी। तर्जुमान ने कहा यकीन है मुतासिर इंसान है, बल्दिया का पैसा खाने वालों के ताने बाने गवर्नर हाउस से ही निकलेंगे। अनीस अहमद एडवोकेट ने डॉक्टर इशरतुल इबाद की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। आप 2 तारीख के इंकलाब के लिए तैयार हो? नवाज शरीफ तुमने रोकने की कोशिश की तो तुम्हारे से बहुत बुरा होगा। जीत इंशाल्लाह नए पाकिस्तान की होगी। 2 नवंबर से कबल कप्तान के तेवर हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ने लगे। कारकुनों में सियासी करंट दौड़ाने मुल्तान पहुंचे। कहा नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और अल्ताफ हुसैन का मुल्क पाकिस्तान नहीं। अवाम को रोकने की कोशिश पर बहुत बुरा होने की धमकी। वजीर आजम को फिर 2 ऑप्शंस दे दिए, इस्तीफा या फिर तलाशी। इस्लामाबाद को लॉक करने के लिए खिलाड़ियों की तैयारियां जोरों पर। अहम चौराहों पर धरने होंगे। शुरा के लिए 0 पॉइंट पर टेंट विलेज कायम होगा। कराची से कारकुनों की अक्टूबर को टोलियों की शक्ल में रवानगी होगी। विफाकी वजारत दाखिला ने भी 2 नवंबर को 2-2 हाथ करने के लिए सिक्योरिटी प्लान फाइनल कर लिया। हजारों पुलिस एहलकारों के साथ FC और रेंजर्स की खिदमत भी ली जाएंगी। मेट्रो ऑरेंज लाइन जैसी शानदार सवारी जो कि ट्रेन होगी, जो वक्त पर पहुंचेगी, उसके लिए मुझे अपनी जान की देनी पड़ूंगा, मगर आपका साथ दूंगा मैं। वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर आला ने भी मुखालफिन पर चढ़ाई कर दी। कहते हैं करप्शन के इल्जाम लगाने वालों के दोनों अतराफ कर्जे मुआफ कराने और कब्जा माफिया खड़ा है। गरीबों की सवारी ऑरेंज ट्रेन के लिए जान दे दूंगा। दानियाल अजीज के एक बार फिर शौकत खानम अस्पताल पर हमले। कहा इमरान खान ने चंदे को इलाज की बजाय ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में इन्वेस्ट किया। अगर नवाज शरीफ मेरे 4 मुतालबा को नहीं मानते हैं, फिर वो देखेगा कि जब एक भुट्टो कहता है कि गो नवाज गो, उसका रिएक्शन क्या होगा। भुट्टो गो नवाज गो का नारा लगाएगा तो पता चल जाएगा। बिलावल भुट्टो ने हरीफों को वार्निंग दे दी। मुतालबात पूरे ना होने पर लॉन्ग मार्च की धमकी भी दोहरा दी। डुगडुगी की सियासत भी उरूज पर। खुर्शीद शाह ने कहा कि इमरान खान तो डुगडुगी नहीं बजा रहा। वजीर आजम का इशारा किसकी तरफ है?
अक़वाम मुत्तहिदा का फैक्ट फाइंडिंग कमीशन मकबूजा कश्मीर भेजा जाए। OIC पार्लिमानी फोरम का मुश्तरका एलामिया। रुकन ममालिक की जानिब से भारतीय मुजालिम की शदीद मजम्मत। दफ्तर खारजा का कहना है कश्मीरियों को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मुस्तकबिल के इंतखाब का हक दिया जाए। उधर वादी में बेगुनाहों को जुल्म सहते 103 रोज हो गए। आलमी बरादरी खामोश। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से बरतानवी फौज के सरबराह की GHQ में मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों पर पाक फौज को खिराज तहसीन। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। जनरल सर निकोलस पैट्रिक ने शुमाली वजीरिस्तान का दौरा भी किया। तरक्याती कामों को सराहा। भारतीय मवाद चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। कराची, डस्का और अगोकी में कार्रवाइयां। 3 केबल नेटवर्क सील। समुद्री में पैमरा टीम पर फायरिंग। मुकदमा दर्ज। 3 अफराद गिरफ्तार। खिलाफ वर्जी करने वाले चैनल्स और रेडियो लाइसेंस बगैर शो कॉज मनसूख कर दिए जाएंगे। चेयरमैन अबसार आलम ने आखिरी वार्निंग दे दी। एक्सप्रेस न्यूज ने भिखारियों के रूप में छुपे दरिंदे बेनकाब कर दिए। गिरोह मासूम बच्चों के चेहरों पर जख्मियों जैसा मेकअप करता और लोगों से पैसे बटोरता। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने ऑपरेशन करके 2 बच्चे बाजियाब करा लिए। 2 खवातीन को भी धर लिया गया। बिजली बचाएं अपने लिए कौम के लिए। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट की ब्यूरोक्रेसी ने अपने लिए बिजली बचाओ पॉलिसी नाकाम बना दी। अफसर कमरे में हो या ना हो, दफ्तर खुले हों या बंद, एयर कंडीशनर और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। लाहौर के बाद मुल्तान की सड़कों पर भी यही नारे गूंजते रहे। मेहमानों की रैली पहुंची तो फूलों की बारिश। घोड़ा डांस से वेलकम किया गया। चीनी बाशिंदों ने हजरत शाह रुकने आलम के मज़ार पर हाजिरी भी दी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से। मुस्तफा कमाल के हमलों से 14 साल की खामोशी टूट गई। गवर्नर सिंध ने पहली बार बड़ी बड़ी बंद पटारियां खोल दी। सनसनीखेज इंकशाफात से सियासी तूफान। मुस्तफा कमाल के हमलों से 14 साल की खामोशी टूट गई। अजीजाबाद से मिलने वाला असला छुरी कांटा नहीं, फौज से लड़ने के लिए जखीरा था, ऐसा कहा गवर्नर सिंध ने। जी हाँ, गवर्नर सिंध का अहम इंकशाफ। गवर्नर सिंध का असलहे के खरीदारों तक पहुंचने का भी दावा। 14 साल की खामोशी टूट गई। अजीजाबाद से मिलने वाला असलहा किस मकसद के लिए इस्तेमाल होना था, इस रात से किसी और ने नहीं बल्कि सिंध के गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद ने पर्दा उठा दिया। ये असलहा किस पीरियड में खरीदा गया, कहां से खरीदा गया, किन लोगों ने खरीदा, और जाहिर है कि ये कोई छुरी काटे तो थे नहीं, ये कोई टीटियां तो थी नहीं, तो ये टारगेट किलिंग के लिए नहीं खरीदे गए थे। ये इसलिए खरीदे गए थे फौज से लड़ने के लिए। ये असलहा किन लोगों ने मंगवाया, गवर्नर सिंध ने इशारा भी दे डाला। एक तंजीमी कमेटी यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी की होती थी, उसके कुछ जिम्मेदार थे, कुछ और बड़े जिम्मेदार थे। उनके नाम अभी हमें सामने आए हैं कि ये उसकी खरीदारी में पीछे थे। किन लोगों ने खरीदा था, किन्होंने सप्लाई किया था, कुछ उनके भी नाम भी हमें पता चलने शुरू हो गए। डॉक्टर इशरतुल इबाद ने असलहे के हवाले से होने वाली तहकीकात के बारे में भी मीडिया को आगाह किया। जिन अखबारों में ये असलहे लिपटे हुए थे, स्टैक किए गए थे, और जिस अंदाज से किए गए थे और जिस पीरियड में किए गए थे, उन अखबारों की तारीखों को निकाल के और बहुत कुछ इसके फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करके इंशाअल्लाह ताला हम आइडेंटिफाई किसी हद तक तो कर चुके हैं
जिन्होंने व्हाटएवर काइंड ऑफ सपोर्ट इस असले की खरीदारी के लिए दी, उनको हम एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देंगे। 5 अक्टूबर को अजीजाबाद के इलाके में एक मकान के पानी के टैंक से असलहे का बड़ा जखीरा मिला था। उसमें आम बंदूकों से लेकर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और गोला बारूद शामिल था। गवर्नर सिंध के इंकशाफात ने हलचल मचा दी है। इशरतुल इबाद ने ऐलान किया है कि सानेह बल्दिया और 12 मई के मुल्जिमों को चौराहों पर लटकाएंगे। गवर्नर का कहना है कि फैक्ट्री जलाने और लवाहिकीन का पैसा खाने वाले नहीं बचेंगे। गवर्नर सिंध का सानेह 12 मई के हवाले से ये अहम इंकशाफ सामने आया। फैक्ट्री जलाने और लवाहिकीन का पैसा खाने वाले नहीं बचेंगे। गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद का ऐसा कहना था। हकीम सईद के कातिल भी मिल गए, केस आगे बढ़ाएंगे। 12 मई 2007 में जिस किसी ने किलिंग की, चाहे उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक हो, उसको हमने फैसला किया है कि उसको हम चौराहे पे लटकाएंगे, हैंग करेंगे, इबरतनाक सजा देंगे। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने तवील अरसे की खामोशी तोड़ दी तो कई गड़े मुर्दे भी उखाड़ दिए। मीडिया से गुफ्तगू में जहां सानिया 12 मई के जिम्मेदारों को सजा देने की बात की, वहीं अजीम अहमद तारिक और हकीम सईद कत्ल केसेस समेत टारगेट किलिंग के कई पुराने मुकदमात खोलने का ऐलान भी कर दिया। मोहतरम हकीम मोहम्मद सईद केस जो कि कानूनी तौर पे सेटल भी हो चुका है, लेकिन क्यों कत्ल किया, किसने कत्ल किया, वो लोग कुछ नजर में आ गए हैं जो कि बड़े पारसा बन रहे थे। बशीर जान साहब जो ANP के थे, उनके ऊपर अगर आपको याद हो मर्डर अटैक हुआ था। उस मर्डर अटैक की काफी इन्वेस्टिगेशन मौजूद है। उस इन्वेस्टिगेशन को हम रीओपन कर रहे हैं। डॉक्टर इशरतुल इबाद ने दावा किया कि कराची में 80% जराइम पर काबू पा लिया गया है। ये चाइना कटिंग, इसमें एक तो एलिमेंट है कब्जे का, इंक्रोचमेंट का, दूसरा एलिमेंट है इसके पीछे सीरीज ऑफ टारगेट किलिंग का एंड क्रॉस किलिंग्स का। तो इसको भी हम पार्ट बना रहे हैं। गवर्नर सिंध ने इससे पहले एक तकरीब में खिताब करते हुए सानिया बल्दिया टाउन को इंजाम तक पहुंचाने की भी बात की। बल्दिया फैक्ट्री में जिसने 300 आदमी जलाए, उसका भी हिसाब होगा। उसका हिसाब हमारी गर्दनों पर है। अगर हमने गलत हिसाब किया तो हमें अल्लाह ताला सजा देगा। जो इसमें मुलव्वस होगा उसको सजा मिलेगी, फांसी लगेगी उसको। जिसने उन गरीबों के जलने के बाद उनके कॉम्पनसेशन के पैसे खाए, उसको भी सजा मिलेगी। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद के ताज़ा बयान से जहां कराची की सियासत में तलखियां घुल गई हैं, वहीं आने वाले दिनों में कराची ऑपरेशन में तेजी के इशारे भी मिल रहे हैं। सियासी जंग, गवर्नर सिंध ने लफ्जी गोला बारूद मुस्तफा कमाल के कैंपों पर बरसा दिया। मुस्तफा कमाल को सियासतदान की बजाय ठेकेदार करार देते हुए अगले पिछले सब हिसाब चुकता किए। गवर्नर सिंध ने मुस्तफा कमाल को ठेकेदार करार दे दिया। ठेकेदार करार देकर तमाम हिसाब चुकता कर दिए। आपको खबर दें, ड्रामे बहुत देख लिए, अब कोई सियासी धूल में नहीं छुप सकता। जी हाँ, ये कहना था गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद का। 14 साल की खामोशी टूट गई, सियासी जंग मजीद तेज। गवर्नर सिंध ने लफ्जी बारूद कमाल के कैंप पर बरसा दिया। इसको लोग सहाफी और लोग इसको इशरतुल इबाद नहीं, इसको रिश्वतुल इबाद कहते हैं। सियासी हरीफ बन गए। वो उन्होंने अपनी ज़हनी पस्ती, कम ज़र्फी, ज़हनी दबाव, एक इंसान का कोई ख़ानदानी कैरेक्टर होता है। तुम ऐसा करो, जिस मोहल्ले में रहता था ना, उस मोहल्ले में जाके उसके मोहल्ले वालों से पूछ लो। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल के इल्जामात का जवाब देने के लिए गवर्नर सिंध खुद मैदान में आ गए। डाउ यूनिवर्सिटी में मीडिया से गुफ्तगू की तो बहुत कुछ कह गए। काबाजी मरूम का आर्टिकल है, संडे को छपता था। उस आर्टिकल में उसने लिखा था मुस्तफा कुदाल, और मुस्तफा कुदाल की कॉनोटेशन उसने ड्राइव की थी कि ये कराची खोद रहा है, पैसा निकाल रहा है, गोल्ड निकाल रहा है, मलेशिया भेज रहा है और लंदन भेज रहा है।
इससे पहले कराची के दुम्बा कोर्ट में FWO के तहत मॉडल स्कूल और ट्रॉमा सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में भी गवर्नर सिंध ने मुस्तफ़ा कमाल के मुकाबले में जमात इस्लामी के साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह को बेहतर करार दे दिया। जिस पेस के साथ नेमतुल्लाह खान साहब ने उस कराची की डेवलपमेंट को शुरू किया था, उस 2005 में आने वाली गवर्नमेंट ने टू बी वेरी फ्रैंक आज मैं ये कहने पे मजबूर हूँ, क्योंकि आज ये सिलसिला दोबारा से शुरू किया गया है, उस पूरी विजन को, उस प्रोसेस को मायूस किया। डॉक्टर इशरतुल इबाद ने नाम लिए बगैर सियासी मुखालफिन को वार्निंग भी दे डाली। कोई सियासी धूल उठा के क्रिमिनल्स को, टेररिस्टों को, भत्ताखोरों को, गन रनर्स को, हर किस्म के क्राइम करने वाले, और आज एक कैटेगरी और ऐड कर देता हूँ, चाइना कटिंग करने वालों को भी कतई नहीं छोड़ा जाएगा। न्यू कराची की परचून की दुकान में बैठ के क्रिमिनल होगा, वहां से पकड़ेंगे, चाहे पॉश इलाके में सियासी दुकान खोल के कोई क्रिमिनल बैठा होगा, उसको उसके घर पे जाके पकड़ेंगे। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद और मुस्तफ़ा कमाल में लफ्जी जंग ने कई गड़े मुर्दे उखाड़ दिए हैं, जिससे कराची का सियासी मौसम गर्म होता नजर आ रहा है। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, कल के दोस्त आज के दुश्मन बन गए। मुस्तफा कमाल और गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद ने माजी में कई मंसूबों का मिलकर इफ्तिताह भी किया, मगर आज एक दूसरे पर इल्जामात में सबकत ले जाने में मसरूफ हैं। पुराने साथियों में फूट पड़ गई, साथ खाने, साथ घूमने और मिलकर फीते काटने वाले एक दूसरे के पीछे पड़ गए। ये बात हो रही है मौजूदा गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद और पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल की। ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2013 तक ये दोनों और MQM के डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी एक दूसरे के हमनवा थे, मगर अब एक दूसरे को दुनिया का सबसे बुरा शख्स साबित करने में लगे हैं। जरा देखिए 2006, 7 और 2008 के मनाजिर। सिग्नल फ्री कॉरिडोर 1, 2, 3 कमांड एंड कंट्रोल रूम से लेकर दर्जनों तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह साथ मिलकर कर रहे हैं। लेकिन 2013 के बाद मंजर ही बदला नजर आता है। मुस्तफा कमाल ने MQM छोड़कर अपनी पाक सरजमीन पार्टी बनाई, तो दूसरी तरफ MQM 2 धड़ों में तकसीम हो गई। MQM से ही गवर्नर बनने वाले डॉक्टर इशरतुल इबाद खामोश थे, मगर अब वो भी गड़बड़ घोटाले में शामिल हो गए हैं। कहते हैं जंग और सियासत में सब कुछ जायज है, यही कुछ दिखाई दे रहा है इन दिनों कराची की सियासत में। पाक सरजमीन पार्टी के मोर्चों से भी ताबड़तोड़ हमले। गवर्नर सिंध को रिश्वतुल इबाद का नाम देते हुए शहरी इलाकों की बर्बादी और तालीमी बोर्ड्स की तबाही उनके खाते में डाल दी। जी हां, कराची की बर्बादी के जिम्मेदार इशरतुल इबाद हैं, पाक सरजमीन पार्टी का ऐसा कहना है। मुतासिरीन का पैसा खाने वालों के ताने बाने, गवर्नर हाउस से निकलेंगे PSP तर्जुमान। तो ये शख्स मुल्क के खिलाफ, इसके लिए पैसा ही सब कुछ है, ये रिश्वतुल इबाद है। गवर्नर सिंध और पाक सरजमीन पार्टी के दरमियान इल्जामात की जंग ने जोर पकड़ लिया। डॉक्टर इशरतुल इबाद ने मुस्तफा कमाल पर इल्जामात की गोलाबारी की तो तर्जुमान PSP इफ्तिखार आलम भी लफ्जी जंग में कूद पड़े और जवाबी कार्रवाई कर डाली। तर्जुमान PSP ने गवर्नर सिंध को रिश्वतुल इबाद का नाम देते हुए सिंध के शहरी इलाकों की बर्बादी और तालीमी बोर्ड्स की तबाही उनके खाते में डाल दी। सानिया बल्दिया टाउन की तहकीकात का खैर मकदम करते हुए इफ्तिखार आलम ने कहा, इन्हें यकीन है कि मुतासरीन सानिया बल्दिया का पैसा खाने वालों के ताने बाने गवर्नर हाउस से ही निकलेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा वसीम आफ्ताब ने भी बढ़कर गवर्नर सिंध पर वार कर दिया। जो बातें वो कर रहे हैं उससे इस बात का मुकम्मल तौर पे इजहार हो रहा है कि वो बहुत परेशानी के आलम में है, लेकिन सच यही है कि जो सच है उसको हर हाल में सामने आना होता है। अब उस सच का तकाजा ये है कि गवर्नर इशरतुल इबाद अपने ओहदे से इस्तीफा दें। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा शाहिद सैयद ने सारी सूरत हाल पर अपने रद्द अमल में कहा कि कराची में बेगुनाहों का खून बहाया गया और उनकी जमात ने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया। गवर्नर ने कराची में जो 14 साल या 12 साल पूरे किए, इसने बड़े अच्छे पुल का भी रोल अदा किया। ये असला का 2008 से लेकर 2011 तक आया है, अब तारीखें भी मालूम हो रही है।
पुराने दोस्तों में ताज़ा दुश्मनी से कराची में बदअमनी की लहर फिर सर उठाना शुरू हो गई है। मामलात यूं ही चलते रहे तो शहर कायद का अमन फिर खतरे में पड़ सकता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, अब जिक्र करेंगे इमरान खान का इस्तीफा या तलाशी। इमरान खान ने वजीर आजम को फिर 2 ऑप्शन दे दिए हैं, इस्तीफा या तलाशी। 2 ऑप्शन दिए हैं इमरान खान ने वजीर आजम नवाज शरीफ को। एक बार फिर उनका कहना है कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और अल्ताफ हुसैन का मुल्क पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कारकुनों को रोकने की कोशिश पर बहुत बुरा होने की धमकी। नवाज शरीफ, तुमने रोकने की कोशिश की तो तुम्हारे से बहुत बुरा होगा। इस्लामाबाद धरने को लेकर कप्तान ने हुकूमत को वार्निंग दे डाली। मुल्तान में कारकुनों से खिताब में इमरान खान का कहना था कि 2 नवंबर हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग है। 2 तारीख को एक फैसला होगा। एक तरफ होगी इस मुल्क की आवाम और दूसरी तरफ होंगे नवाज शरीफ और उसके दरबारी। मुझे पाकिस्तानियों अभी नजर आ रहा है कि जीत इंशाअल्लाह नए पाकिस्तान की होगी। कप्तान ने कारकुनों को तमाम रुकावटें तोड़कर इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की। नवाज शरीफ, तुम पकड़े गए हो चोरी करते हुए। पनामा में तुम्हारे डाके के सबूत मिल गए हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते, नवाज शरीफ या तलाशी दो या इस्तीफा दो। इससे पहले मुल्तान बार में वकला से खिताब में इमरान खान ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को एक ही सिक्के के 2 रुख करार दिया। ना ये दूसरे तरफ लोगों को पकड़ सकते हैं, ना ये आसिफ जरदारी को पकड़ सकता है, ना आसिफ जरदारी का जो पैसा चोरी करके बाहर लेके गया वो वापस ला सकता है, क्योंकि इसका अपना पैसा बाहर पड़ा। इमरान खान का कहना था कि एक तरफ बादशाहत है और दूसरी तरफ कायदे आजम का पाकिस्तान। 2 नवंबर को तहरीक इंसाफ की जीत होगी। नशीद अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज, मुल्तान। पनामा लीक्स के मामले पर तहरीक इंसाफ की लफ्जी गोलाबारी का जवाब देने लीगी रहनुमा भी मैदान में कूद पड़े। कहते हैं इमरान खान ने अस्पताल के चंदे से ऑफशोर कंपनियों में सरमायाकारी की, अब उन्हें भी तलाशी देना पड़ेगी। मजीद जानते हैं खालिद महमूद से। पनामा लीक्स का हंगामा फिर जोर पकड़ गया। तहरीक इंसाफ को करारा जवाब देने के लिए लीगी रहनुमाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दानियाल अजीज ने नवाज शरीफ के लंदन में मुबैना फ्लैट की रजिस्ट्री दिखाने का मुतालबा किया और इमरान खान पर इल्जामात की बौछार कर दी। कैंसर के मरीजों के नाम से जो पैसा चंदा इकट्ठा किया गया और बाहर भेजा गया और 5 साल तक वो गुमसुम रहा और उसके बाद आप मदारी की तरह एक खरगोश निकालते हैं टोपी में से और हमें दोबारा से वो 35 पंक्चर वाला बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप काइंडली हमें बताएं, हमें सवाल है। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने पनामा लीक्स की इंक्वायरी से मुतल्लक इमरान खान के खदशात को मुस्तरद करते हुए इल्जामात की पटारी खोल दी। वो एक इल्जामात लगाते हैं, हम एक इल्जामात लगाते हैं, तो हम कह रहे हैं कि फिर किसी इदारे पर तो ट्रस्ट करें ना। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर हमें ट्रस्ट नहीं है? क्या हमें हाई कोर्ट के जजेस पर ट्रस्ट नहीं है? क्या हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि मैंने बताया खुद एक्सेप्ट किए हैं, उस पर ट्रस्ट नहीं है? लीगी रहनुमाओं का कहना था इमरान खान अदारों की कारकर्दगी में रुकावट बन रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने करप्शन के खिलाफ नया कानून नहीं बनने दिया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर दें आपको, बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को फिर वार्निंग दे दी। कहते हैं गो नवाज गो एक नारा है जो सबका जमहूरी हक है। जब एक भुट्टो गो नवाज गो का नारा लगाएगा तो देखिएगा क्या नतीजा निकलता है। मुतालबा तस्लीम ना किए तो 27 दिसंबर के बाद मुल्क में दमादम मस्त कलंदर होगा। ऐसा कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने। नवाज शरीफ पंजाब की बजाय पूरे मुल्क के वजीर आजम बने। गो नवाज गो एक नारा है, वो सब आदमी की जमहूरियत में हर आदमी का हक है कि आप कहे कि गो नवाज गो। मैं भी कहता हूं, अगर आप सीपैक को नुकसान पहुंचा रहे, अगर आप पनामा पे
इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो, अगर आज तक आपका फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, आई हैव दिस डेमोक्रेटिक राइट, और मैं भी इस डेमोक्रेटिक राइट को पहली बार इस्तेमाल करूंगा। अगर नवाज शरीफ मेरे 4 मुतालबा को नहीं मानते हैं, फिर वो देखेगा कि जब एक भुट्टो कहता है कि गो नवाज गो, उसका रिएक्शन क्या होगा। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की भी लफ्जी गोलाबारी, मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया। कहते हैं कि जान भी देना पड़ी तो ऑरेंज ट्रेन मंसूबा मुकम्मल करूंगा। जान भी देना पड़ी तो ऑरेंज ट्रेन मंसूबा मुकम्मल करूंगा, ऐसा कहा वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने। किसी मंसूबे में करप्शन साबित हो जाए तो आपका हाथ और मेरा गिरेबान होगा। शहबाज शरीफ जिन्होंने ये भी कहा कि इमरान के एक तरफ कर्जाखोर, दूसरी तरफ कब्जा ग्रुप खड़ा है। जान भी देनी पड़ी तो मैं दूंगा, मगर आपका साथ दूंगा मैं। मियां नवाज शरीफ की तरह पार्टी इलेक्शन में मियां शहबाज शरीफ भी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दोबारा ओहदा और इज्जत बख्शी है। लाहौर एक्सपो सेंटर में सजी नून लीग कारकुनों की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुखालफिन को खुला चैलेंज दे डाला। कहते हैं कि हम इस्लामाबाद इसलिए बंद करना चाहते हैं कि करप्शन है। अगर एक पैसे की करप्शन साबित हो जाए, खुदा की कसम आपका हाथ मेरा गिरबान होगा। बिल्कुल। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में सी पैक और ऑरेंज ट्रेन का खुसूसी तौर पर जिक्र किया। ये वो लोग जो कहते हैं कि हमें सी पैक से कोई इख्तलाफ नहीं, मगर इनके वज़ीर आला KPK में चीनी हुकूमत के खिलाफ बयान देते हैं। इस अवाम की खुशहाली, तरक्की और उनकी मेट्रो ऑरेंज लाइन जैसी शानदार सवारी, उसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दूंगा, मगर आपका साथ दूंगा मैं। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुखालफिन पर ताक ताक कर तनकीद के तीर बरसाए। जो शख्स करप्शन का इल्जाम लगा रहा है, उसके एक तरफ वो आदमी खड़ा है जिसने करोड़ों रुपए के कर्जे माफ करवाए हैं, और दूसरी तरफ एक कब्जा ग्रुप वाला खड़ा है। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि अगले साल लोड शेडिंग के अंधेरे छट जाएंगे। आवाम की खिदमत करना अपना फर्ज समझते हैं और ये फर्ज अदा करते रहेंगे। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से बरतानवी फौज के सरबराह की GHQ में मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों पर पाक फौज को खिराजे तहसीन पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से बरतानवी फौज के सरबराह की GHQ में मुलाकात हुई और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों पर पाक फौज को खिराजे तहसीन पेश किया गया। बरतानवी फौज के जनरल स्टाफ जनरल निकोलस पैट्रिक कार्टर ने GHQ में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से मुलाकात की। उन्होंने पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों और कुर्बानियों, खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए कोशिशों को सराहा, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। जबकि पाक फौज के दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक जनरल सर निकोलस पैट्रिक ने मीरान शाह शुमाली वजीरिस्तान का भी दौरा किया, जहां फॉर्मेशन कमांडर ने एजेंसी की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी, TDPs की वापसी और जारी तरक्याती कामों से आगाह किया। इस मौके पर जनरल सर निकोलस पैट्रिक ने कहा, वजीरिस्तान में पाक फौज ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। I think it's to huge credit of the Pakistani army that you've managed to clear and so far hold this area. The trick now is the building piece of it. जनरल सर निकोलस कहने लगे कि एरिया क्लियर कराने का क्रेडिट पाक फौज को जाता है। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। भारतीय फौज की LOC पर एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाकिस्तान का भरपूर जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फायरिंग केरला सेक्टर पर की गई। लेस्को में करप्शन की नई स्टोरी। इंतकाल करने वालों के जाली अकाउंट्स बनाकर 7 करोड़ हड़प किए गए। 2 खवातीन समेत 4 मुलाजमीन मुअत्तल। और आपका फोन नंबर क्या है? गुजरांवाला में नौजवान को खातून की जानिब से थप्पड़ों का पैकेज। बहन गलती हो गई, माफ कर दो। ठिकाई पर अकल ठिकाने।